नमस्कार दोस्तों। हिंदी ग्रंथ अकादमी आरबीएसई व एनसीईआरटी पर आधारित अध्यापक भर्ती रीट मेंस के लिए लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति। क्लास नंबर 15 रहेगी और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान की लोक कलाएं। दोस्तों, राजस्थान की लोक कलाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके लिए, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों फड़ के बारे में। फड़ के अलावा हम पाने, काष्ठकला, मांडना, मरण शिल्प, साजी, गोदना, ये जो लोक कलाएं हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आप सभी साथी अंत तक बने रहें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा, स्पीड के साथ हम देखते हैं क्लासें। छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन एक आपको देखने को यहां से मिल सकता है दोस्तों। बाकी की क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर सकते हैं। सभी नोट्स कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे दोस्तों। अदर किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो मित्रों, आज हम देखेंगे लोक कला होती क्या। देखिए, पहले आप है ना थ्योरी पढ़िए। एक थ्योरी लेकर आया हूं। लोक कला ऐसा टॉपिक है जिसकी थ्योरी ही आपको सब कुछ समझाएगी दोस्तों। देखिए, पाषाण युगीन मानव ने शिकार के लिए पत्थर के हथियार बनाए। उसके बाद उसने मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मनके, ईंटें, तांबे की कुल्हाड़ियां आदि अपनी जरूरत व रोजमर्रा के उपकरणों का क्या किया है, उन्होंने निर्माण किया है। सभी के सभी जो उपकरण बने हैं वो हाथ से ही बने हैं दोस्तों, बिना किसी मशीन या नक्शे के शुरू किए गए ये कार्य केवल उसके दक्ष हाथों का ही क्या था, कमाल था दोस्तों। ये सब किससे बनाए थे? हाथों से बनाए थे दोस्तों। चांदी के आहत सिक्के जो बिना किसी नापजोक के बने के प्रमाण है वो हमें मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, बसंतगढ़ की कांस्य प्रतिमा राजस्थान में धातु के काम की प्राचीनतम प्रमाण समझी जाती है। विराटनगर के बौद्ध चैत्य में मौर्य काल के 26 लकड़ी के स्तंभ लगे हुए हैं, जो राजस्थान में लकड़ी के प्राचीनतम काम था। यह सब राजस्थान में हस्तकलाओं के प्राचीनता को साबित करते हैं। अब देखिए मित्रों, एक जानकारी दूं मैं आपको। चाहे हस्तकला टॉपिक ले लो, चाहे अगर हम बात करें लोक कला। अब देखिए, हमारी जो सिलेबस है उसमें हस्तकला अलग दे दिया, लोक कला अलग दे दिया। लोक कलाओं के अंदर जो हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो बुक आती है उसमें जो टॉपिक दिया गया है वही टॉपिक आपको जो उसमें हस्तकलाएं दी गई है उनके बारे में लोक कलाओं के अंदर मैं आपको करवा रहा हूं। हस्तकला हम अलग से पढ़ेंगे, जिसमें एक एक निचोड़ है वो रखेंगे दोस्तों। अब देखिए मित्रों, इसके आगे चलते हैं। वर्तमान में राजस्थान कपड़े की बुनाई, छपाई, पत्थर की मूर्तियां, जवाहरात की कटाई, मीनाकारी, चांदी के आभूषण, बंदेज, हाथीदांत व चंदन की कुटाई, लकड़ी की कारीगरी, गलीचा बुनाई, पीतल व धातु की कारीगरी, मिट्टी के बर्तन, लाख का काम, चमड़े की जूतियां, चित्रकला आदि सभी क्षेत्रों में हस्तकलाओं का कार्य होता है दोस्तों। यह आपको एक बेसिक चीज थी जिससे आपको जो लोक कलाएं हैं उनके बारे में समझ में आ जाए। और पहली लोक कला आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं वो है पटचित्र, या जिसको हम फड़ बोलते हैं दोस्तों। पटचित्र या फड़ दोस्तों, चलिए मित्रों देखते हैं। भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा कस्बा राजस्थान की परंपरागत लोक चित्रकला फड़ के कारण राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, विख्यात है। अब देखिए, यहां पर है भीलवाड़ा का शाहपुरा कस्बा, और शाहपुरा कस्बे का जोशी परिवार है दोस्तों। ये याद रखना आपको, जोशी परिवार है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? फड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। 2006 में फड़ चित्रकार श्रीलाल जोशी पद्मश्री से भी नवाजे जा चुके हैं। 2006 के अंदर श्रीलाल जोशी दोस्तों। आ गया समझ में? आगे देखिए, जोशी ने शाहपुरा की फड़ चित्रकला, जो फड़ चित्रकला इसको वर्तमान में नहीं पहचान दी है दोस्तों। फड़ कैसे बनती है वो जानकारी हम ले लेते हैं। यहां पे देखिए, मोटे सूती कपड़े रेजा पर गेहूं या चावल के मांड में गोंद मिलाकर कलप पर 5 या 7 रंगों से बनी फड़ ग्रामीणों के सरलतम विवरणात्मक क्रमबद्ध कथन का सुंदर प्रतीक है दोस्तों। मानव आकृतियां, पशु पक्षी, प्रकृति चित्रण आदि का संयोजन कर उसमें क्या भरा जाता है, रंग भरा जाता है। यह फड़ कैसे बनती है, कैसी होती है, उसके बारे में देख रहे हैं हम। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में,
फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, भूरा रंग वास्तु निर्माण में, अंतिम रेखाएं काले रंग की बनाई जाती है। यहां से सीधा डीपली क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। चित्र संयोजन में प्रमुख आकृति को सबसे बड़ा बनाकर प्रधानता दी जाती है दोस्तों, अन्य आकृतियां उसके अनुपात में छोटी बनाई जाती है। प्रमुख आकृति होती है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। छोटी आकृतियां गतिशील व जीवंत दिखाई देती है। छोटी आकृतियां होती है वो जीवंत दिखाई देती है दोस्तों। सभी चेहरों पर तीखी लंबी नाक, बड़ी बीजनुमा आंखें, छोटा माथा, दोहरी ठुड्डी, मुड़ी हुई पतली मूछें होती है दोस्तों। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावाभिव्यक्ति में सहायक है, जैसे देवियां नीली, देव लाल, राक्षस काले, साधु सफेद या पीले से बनाए जाते हैं। सिंदूरी व लाल रंग शौर्य व वीरता का क्या है, द्योतक होता है फड़ के अंदर। फड़ निर्माण बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर आदि क्षेत्र के राजपूत, गुर्जर, जाट, कुंभकार, बलाई आदि जातियों के चारण व बोपू के लिए जीविका उपार्जन का क्या ये साधन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये रहेगी। आगे देखिए, फड़ चित्रण में इस कला को जीवित रखने और लोकप्रिय बनाने में चित्रकारों के साथ साथ बोपू की भी भूमिका महत्वपूर्ण है दोस्तों। बोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावणता या जंतर वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए वाचन करते हैं दोस्तों। समझ गए यहां पे। इस परंपरा में लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का अद्भुत संगम है वो में दिखाई देता है दोस्तों। यह फड़ की नॉर्मल जानकारी हो गई। अब देखिए फड़ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हस्तकला में हम पढ़ेंगे पूरी फड़, लेकिन पहले एक जानकारी और ले लें। प्रथम महिला फड़ चितेरी कौन है? प्रथम महिला फड़ चितेरी, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कौन है दोस्तों, कौन है ये प्रथम? पार्वती जोशी है। कौन है? पार्वती जोशी दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध महिला फड़ चितेरी, महिला फड़ चितेरी है वो कौन है? वो है गौतली देवी। कौन है? गौतली देवी दोस्तों। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखिए प्रसिद्ध फड़, प्रसिद्ध फड़ किनकी है? जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो चीजें ये जरूर लिख लें। प्रसिद्ध फड़ किनकी है? पाबू जी की दोस्तों। पाबू जी की जो फड़ होती है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। सबसे लंबी फड़ किनकी है? सबसे लंबी फड़ किनकी है? देव नारायण जी की। किनकी है? देव नारायण जी की दोस्तों, जिन पर डाक टिकट भी जारी कर दिया गया है दोस्तों। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है, दिन में कौन सी फड़ वाचन होती है? दिन के अंदर होती है रामदल्ला और करसन दल्ला की फड़। करसन दल्ला की फड़ है वो दिन में वाचन की जाती है। वाचन नहीं होने वाली फड़ है वो है बेसासुर की। बेसासुर की जो फड़ है ना, बेसासुर की फड़, ये वाचन नहीं होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। एक वर्तमान का जो करंट का क्वेश्चन है वो है कोरोना की फड़। कोरोना की फड़, जो कोरोना बीमारी आई थी ना उसकी बात है ये। कोरोना की फड़ ये बनाई थी कल्याण सिंह जोशी ने। कल्याण सिंह जोशी ने इस फड़ का निर्माण है जो किया था दोस्तों। आ गया समझ में ये। अगले हम चलते हैं लोक कला की ओर, तो हमारे आ रहे हैं पाने दोस्तों। पाने किसको कहते हैं? देखिए राजस्थान में विभिन्न पर्व, त्योहारों एवं मांगलिक अवसरों पर कागज पर बने देवी देवताओं के चित्रों को प्रतिष्ठापित किया जाता है, जिन्हें पाने कहा जाता है दोस्तों। कोई भी अच्छा त्योहार होता है, बेटे का घर में जन्म, बेटी का घर में जन्म होता है, तो उस समय या शादी विवाह होता है तो ये काम में लिए जाते हैं दोस्तों। क्या काम में लिए जाते हैं? पाने काम में लिए जाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है जो बन सकता है दोस्तों। गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम, करसन, शिव पार्वती, धर्मराज इत्यादि के पाने शुभ अवसरों पर प्रयुक्त किए जाते हैं। कारण देखिए ये पाने सस्ते होते हैं, जिन्हें ग्रामीण खरीद कर समय अनुसार क्या कर सकते हैं? प्रयुक्त कर सकते हैं इन पानों को दोस्तों। आगे देखिए, पाने को सामान्यतः कागज पर पोस्टर रंगों का प्रयोग करते हुए तैयार किया जाता है। कागज पर इनको बनाया जाता है रंगों का प्रयोग करते हुए दोस्तों। घर में सुख समृद्धि व विवाह के अवसर पर गणेश जी के पाने का प्रयोग करते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी जी का पाना प्रयोग में लाया जाता है, आप सभी लाते भी हैं।
पानों में गुलाबी, लाल, काले रंग का मुख्यतः से क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यह हो गया आपके लोक कला में पाने। अगला आ रहा है काष्ठ कला दोस्तों, कावड़ व बेबाण। काष्ठ कला की बात करें तो कावड़ या बेबाण, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए। देखिए राजस्थान में खाती या सुथार जाति के लोग लकड़ी का कार्य करने में सिद्धस्त होते हैं दोस्तों। काष्ठ कला लकड़ी से निर्मित वस्तुएं, काष्ठ कला किसको कहते हैं, लकड़ी से बनने वाली वस्तुएं। काष्ठ कला के जन्मदाता है वो है प्रभात जी सुतार। प्रभात जी सुतार ये काष्ठ कला की क्या है, जन्मदाता है दोस्तों। प्रसिद्ध कहां की है तो वो आगे आ जाएगी। ये लकड़ी का घरेलू सामान, कठपुतलियां, पूजन सामग्री रखने, मांगलिक अवसरों पर काम आने वाली वस्तुएं, खिलौने बनाते हैं दोस्तों। चित्तौड़ जिले का बस्सी गांव लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़। एक जगह और है मित्रों, वो है जेठाना। जेठाना जगह वर्तमान में प्रसिद्ध है दोस्तों। जेठाना है डूंगरपुर में। कहां पर है ये, डूंगरपुर में जेठाना जगह, ये प्रसिद्ध है दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं बस्सी की। मोर चोपड़ा यानी श्रृंगारदान, बाजोट, गणगौर, हिंडोला एवं लोक नाट्यों में प्रयुक्त विभिन्न वस्तुएं जैसे खंडा, तलवार, मुकोटे, विमान एवं कावड़ जो मंदिरों में आकृति होती है, इनके निर्माण के लिए बस्सी प्रसिद्ध है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कावड़, सबसे कलात्मक होती है दोस्तों। कावड़ है जो सबसे क्या होती है, कलात्मक होती है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कावड़ चलता फिरता देवघर कहते हैं उसको। अब देखिए कावड़ कैसी होती है, ये रही आपकी। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथावाचन के साथ साथ कावड़ के द्वार खुलते जाते हैं। सभी द्वार खुल जाने पर राम, लक्ष्मण व सीता की मूर्तियां दर्शित होती है। कावड़ पूरी लाल रंग से रंगी जाती है और उसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रण है वो किया जाता है। यह होती है आपकी कावड़ दोस्तों। कावड़ में मुख्यतः रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला से संबंधित घटनाओं का क्या मिलता है, हमें चित्रण मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं बेबाण की। बेबाण भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बस्सी के काष्ठ कलाकार बेवाण बनाने भी निपुण है। बेवाण भी एक काष्ठ मंदिर होता है जो सामने से खुला और तीन ओर से रहता है बंद दोस्तों। यह देव विमान की तरह होता है बेवाण दोस्तों, जो बस्सी चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। अनंत चतुर्दशी व जुलना एकादशी पर राम, कृष्ण, विष्णु के छोटे विग्रह को बेवाण में विराजमान करके उनका जुलूस निकाला जाता है। बेवाण निर्माण एवं इन पर लकड़ी की खुदाई कलात्मक होती है दोस्तों। अब एक बच्ची हमारी कठपुतली। कठपुतली नृत्य आप सभी ने देखा होगा दोस्तों। कठपुतली जो बनाई जाती है, एक वृक्ष होता है अल्डू वृक्ष से बनाई जाती है। अल्डू वृक्ष की जो लकड़ी होती है उससे बनाई जाती है। और कठपुतली है ये उदयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहां की है, उदयपुर की ये प्रसिद्ध है दोस्तों। आ गया कठपुतली समझ में आपको, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। आगे चलिए, आगे आ रहा मरणशिल्प दोस्तों। मरणशिल्प, मिट्टी के बर्तनों की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए मरणशिल्प की हम जब बात कर रहे हैं तो ये भी अच्छा टॉपिक आपके लिए यहाँ पे रह सकता है। थोड़ा ध्यान से इसको आपको देखना होगा दोस्तों। चलिए मरणशिल्प की हम बात करते हैं। प्राग ऐतिहासिक स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मृद भांडू एवं मिट्टी के अन्य पात्रों पर विभिन्न प्रकार का हमें चित्रण मिलता है दोस्तों। समझ में आ गया। ग्रामीण परिवेश में आज भी मृद पात्रों पर विभिन्न दृश्यों का चित्रण किया जाता है। जैसे देखिए दीपावली पर हटड़ी, गड़ा, गणेश पूजन के लिए कलश, गंगा पूजन के लिए पंचमुखी गड़ा, विवाह व सगाई पर सखर माट, करवा चौथ पर करवा पूजन के लिए मृद पात्रों को विभिन्न पारंपरिक अलंकरणों से सजाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो कोई भी त्योहार आए, कोई भी रस्म आए, उसके अंदर मृद पात्र आपको जरूर मिलेगा और वो भी सजाया हुआ मृद पात्र है जो आपको मिलेगा दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, अधिकांश बर्तनों पर शैलीबंद ज्यामितीय अलंकरणों का बाहुल्य मिलता है, जिनमें वृत्त, अरिधवृत्त, खड़ी, आड़ी, वर्तुलाकार रेखाओं के मध्य कहीं कहीं छोटी रेखाओं, बिंदुओं, सूर्य, पक्षियों आदि को लहरदार रेखाओं के साथ अलंकृत किया जाता है। लाल या काले गढ़ों पर, लाल और काले गढ़ हैं उन पर गेरू, चूना, खड़िया या कोयले से रेखात्मक चित्रण किया जाता है। मृद पात्रों पर मानव आकृतियां नहीं बनाई जाती है। यह इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है आपके लिए।
मृद पात्रों पर मानव आकृतियां आपको देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मंदिरों में पक्की मिट्टी की मूर्तियां भी स्थापित की जाती है, यानी मृद पात्र क्या है, उनमें जो मिट्टी है उसकी मूर्तियां भी बनाई जाती है दोस्तों। देवी देवताओं व लोक देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें पकाकर अत्यंत चटकीले रंगों में चित्रित करके बारीकी से अलंकृत किया जाता है। तीव्र लाल, सिंदूरी, पीला, हरा, नीला रंग इन मूर्तियों को क्या करता है, आकर्षक बनाता है। राजसमंद जिले का गांव है मोलेला, वो मरण शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। राजसमंद जिले का मोलेला गांव मरण शिल्प के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध गांव है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला आ रहा है आपके मांडना दोस्तों। मांडना से तात्पर्य है अलंकृत करना, सजाना दोस्तों। घरों में आजकल तो पक्के मकान बन गए हैं, पक्के आंगन हो गए हैं, पहले कच्चे आंगन होते थे घरों के अंदर, तो उनके अंदर ये सजावट होती थी दोस्तों। मांडने घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, पूजन स्थल, दीवारों आदि को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों। अब देखिए मांडने कैसे बनाए जाते हैं। गेहूं, चूने या खड़िया से गोबर लिपि की जो सतह है उस पर विभिन्न अवसरों पर अलग अलग मांडने बनाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वस्तिक आदि शुभ प्रतीकों के साथ साथ सामान्य दिनों में गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलियां, बंधनवार, बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वस्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर मिठाई, घेवर, लहरिया, तीज पर भी घेवर, लहरिया, चौक फूल, होली व दीपावली पर चंग, डप, ढोलक, स्वस्तिक, सूर्य, चंद्रमा, दीपक, थाली, पान, सुपारी, मिठाइयाँ आदि मांडने बनाए जाते हैं दोस्तों। तो हम मांडने की बात कर रहे हैं और जो मुख्य रूप से मांडने हैं वो आपके सामने। अब देखिए मांडने में आगे चलते हैं। मांडने अत्यंत सरल, अमूर्त व ज्यामितीय शैली का सुंदर मिश्रण होता है दोस्तों। जो मांडने हैं वो अत्यंत सरल होते हैं, अमूर्त होते हैं, ज्यामितीय शैली का सुंदर मिश्रण इनमें मिलता है। वृत्त, वृग आदि ज्यामितीय आकारों में बिंदु, आड़ी, तिरछी रेखाओं से अलंकारिक रूप इनको प्रदान करते हैं दोस्तों। इनका उद्देश्य अलंकृत करना तो है ही, इनके साथ ही स्त्रियों के हृदय में छिपी भावनाओं, बे व आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। एक महिला के अंदर क्या छिपा हुआ है वो बताने के लिए ही मांडने बनाए जाते हैं। वो मांडने वो जो महिला बनाती है, कैसा मांडने बना रही है, उससे हमें पता चल जाता है कि उसके मन में क्या बात है दोस्तों। आगे हमारी लोक कला आ रही है सांझी दोस्तों। सांझी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है दोस्तों। सांझी श्राद्ध पक्ष में कुंवारी लड़कियां सफेदी से पुती दीवारों पर गोबर से आकार उकेरती है तथा सांझी को माता पार्वती मानकर अच्छे घर व वर के लिए क्या करती है, कामना करती है दोस्तों। प्रथम दिन से 10 दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिनों में बड़े आकारों में सांझी बनाई जाती है, जिसे संध्या कोट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, संध्या कोट कहा जाता है। शुरू के 5 दिन जो सांझी बनाई जाती है छोटी होती है, अंतिम 5 दिन जो सांझी बनती है वो आकार में बड़ी होती है, इसी वजह से उसको संध्या कोट कहते हैं दोस्तों। राजस्थान में प्रत्येक जगह सांझी के क्रम में अंतर रहता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए, कहीं जगह पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़, 6वें दिन स्वस्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक या नंगाड़े, 9वें दिन बंदरवार, 10वें दिन खजूर का पेड़, ये बनाए जाते हैं दोस्तों। अंतिम 5 दिन की संध्या कोट में बीचों बीच सांझी माता बड़े आकार की व चारों ओर मानव, पशु पक्षी आकृतियां भी बनाई जाती है सांझी के अंदर। कहीं कहीं 5 पछेटा, छबड़ी, घड़ा, कलश, मोर मोरनी, सिड्डी, हनुमान, थाल, दोना, फेनी, घेवर, जलेबी, ये भी सांझियों के अंदर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अब देखिए सांझी के बारे में, ये केवल अलंकरण है, इनका कोई खास महत्व नहीं होता है दोस्तों। इनका आकार जड़ व जड़हीन गतिहीन होता है, किंतु इनमें भित्ति चित्र की विशेषताएं निहित होती है दोस्तों। यह था हमारा सांझी दोस्तों। आगे हमारे आती है गोदना दोस्तों। गोदना देखिए, गोदना क्या होता है, देखिए किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपरी चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। आज नहीं कहते हैं कि टेटू वही चीज है दोस्तों गोदना। अहीर, गुआरी, गुज्जर, रेबारी, चांगल, सांसी, बाम्बी, कसाई, बंजारा और खटीक
इसके साथ कालबेलिया। आदि जातियों की महिलाएं गोदना गुदवाने में अधिक रुचि रखती है। समझ गए यहां से? पूर्व में बबूल का कांटा या सुई का प्रयोग गोदने के लिए किया, बबूल का कांटा हो या सुई का प्रयोग है गोदने के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में बिजली के औजार के द्वारा गोदना खुदवाया जाता है। दोस्तों आगे देखिए गोदना के बारे में। इनमें काले रंग के लिए कोयला, राख, जली हुई लकड़ी या कालिक को आग के पत्तों के रस और तिल के तेल में साथ मिलाकर चमड़ी में भरते हैं। दोस्तों गोदना सौंदर्य के साथ अंधविश्वासों से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। क्यों दोस्त, क्यों माना जाता है? माना जाता है कि अनगुदा शरीर असुरक्षित होता है। दोस्तों ग्रामीण स्त्रियां चेहरे पर सौंदर्य के लिए माथे, भौं, नाक के आसपास, ठोडी, गाल, गर्दन व आंखों के दोनों ओर रेखाओं व बिंदुओं के द्वारा विभिन्न अलंकरण है वो गोदकर, टैटू है इनके बनाती है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं। छाती है, गर्दन है, पीठ है, पेट है, कुल्ले, जांग, टांग, टखने, बाहें, कलाई, हथेली के पीछे, अंगुलियों पर विभिन्न अलंकरण आपको बनाने पर मिल जाएंगे। जो आपके स्टार है उनको देखिए, आपको सभी पर मिल जाएंगे। दोस्तों गोदने के अलंकरण जाति विशेष व रुचि पर आधारित होते हैं। कुछ स्त्रियां गोदने में केवल चित्र गुदवाती है तो कुछ केवल अपना नाम। ग्रामीण क्षेत्रों में गोदना गुदवाकर देश सज्जा करना एक परंपरा सी बन गई है। दोस्तों तो लोक कलाएं जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर जो 7 लोक कलाएं हमारे राजस्थान में चलती है, जो बुकों के अंदर लोक कलाएं मिलती है, बाकी सभी हस्तकलाओं में हम पढ़ेंगे। दोस्तों वो आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दी है। अब कमेंट करके बता दीजिए आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।